नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी चार टाइप्स की होती हैं। पहला है सिंपल मेजॉरिटी, देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, देन इफेक्टिव मेजॉरिटी और फिर एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। इन सबको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार इसको आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहला है दोस्तों सिंपल मेजॉरिटी, देन एब्सोल्यूट एंड देन इफेक्टिव। इन तीनों को हम एक साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो है 100। हाउस का मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा, आप कुछ भी इसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हाउस है, उसकी स्ट्रेंथ है 100 मेंबर्स। अब इस 100 में से मान लीजिए जिस दिन हमने सेशन बुलाया, यानी जिस दिन हमने पार्लियामेंट की बैठक करी, उस दिन सिर्फ कितने लोग आए? सिर्फ 80 आए। कितने लोग आए? 80 आए। एंड जो 20 हैं वो छुट्टी पर हैं, वो एब्सेंट हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि 50% से ज़्यादा हमें वोट चाहिए होते हैं उनके जो उस दिन प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रेजेंट। प्रेजेंट किस में इंपॉर्टेंट है? सिंपल मेजॉरिटी में। सिंपल मेजॉरिटी कहता है कि हमें 50% से ज़्यादा वोट्स चाहिए। किसके वोट्स चाहिए? जो भी एमपी, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस दिन प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। तो अगर हम इसका 50% से ज़्यादा निकालें तो ये 80 है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 40 सीट्स, और उसमें एक ऐड कर दो तो 50% से ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर हमारे पास 41 वोट्स आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पास कर दिया गया। यह है सिंपल मेजॉरिटी। यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग इंपॉर्टेंट है, यानी जितने लोग आए हैं उस दिन सेशन के अंदर, जितने प्रेजेंट हैं वो इंपॉर्टेंट है। टोटल स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये क्या होता है? इसमें कहते हैं कि 50% से ज़्यादा हमें वोट्स चाहिए, बट इस बार हमें प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला सिस्टम नहीं है। इस बार हमें प्रेजेंट से मतलब नहीं है। जो ये 50% से ज़्यादा चाहिए, ये किससे चाहिए? हमें टोटल स्ट्रेंथ से। यानी चाहे 70 लोग आए, चाहे 80 आए, चाहे 90 आए, चाहे 50 लोग प्रेजेंट हो, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। हमें अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ किसी बिल को पास करना है तो हमें टोटल स्ट्रेंथ की 50% चाहिए होगी। 50% से ज़्यादा। 100 सीट्स हैं, इसको अगर हम 50% से ज़्यादा चाहिए तो कितना हो गया? 51 वोट्स अगर आपके पास आते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उस बिल को पास कर दिया गया। बहुत छोटा सा डिफरेंस है। सिंपल मेजॉरिटी में जितने लोग प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से गिना जाता है। एब्सोल्यूट में जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से काउंट किया जाता है। एंड दोनों ही केसेस में मोर देन 50% वोट्स हमें चाहिए होते हैं। फिर एक आता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता। तो चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बोला 80 प्रेजेंट है और जो 100 है वो हमारी टोटल स्ट्रेंथ है। अब मैं इसमें एक नया नंबर ऐड कर रहा हूं और वो नंबर है 90, ठीक है। हमारी स्ट्रेंथ है 100, ये टोटल स्ट्रेंथ है। बट अभी इस स्ट्रेंथ में सारी वैकेंसीज फिल नहीं कर रखी। कितनी वैकेंसी है हमारी भरी हुई है? 90। एंड जो बाकी 10 सीट्स हैं वो वेकेंट हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द है वेकेंट, एब्सेंट नहीं है। यानी 10 MP, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट अभी खाली है। 100 सीट्स की कैपेसिटी है, बट अभी सिर्फ 90 सांसद चुने जा चुके हैं, बाकी 10 पे चुनाव होना है, यानी 10 सीट खाली है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई इस हाउस की? 90। ये होती है टोटल स्ट्रेंथ। एंड टोटल में से अगर आप वैकेंसी माइनस कर दो कि कितनी सीट्स अभी खाली हैं, यहाँ पे एब्सेंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम लोग, वेकेंट को कंसीडर कर रहे हैं कि कितनी सीट्स खाली हैं जिन पे चुनाव होने हैं। तो इसमें 10 सीट्स खाली हैं, बचे 90, यानी 90 हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ है। इतने सांसद अभी इस हाउस में हैं। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी यही कहता है कि ना हम प्रेजेंट को काउंट करेंगे, ना हम टोटल को काउंट करेंगे। हम किसको काउंट करेंगे? इफेक्टिव स्ट्रेंथ को। इस 90 को कंसीडर करेंगे। 90 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 50% से ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए होगी। कहाँ पे? इसकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ की। तो 50% अगर आप इसका निकालेंगे 50% से ज़्यादा तो ये 46 बन जाएगा, क्योंकि हाफ करेंगे तो 45 प्लस 50% से तो ज़्यादा चाहिए, तो एक और ऐड कर दिया 46। अगर आपके पास वोट्स आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ उस चीज़ को पास कर दिया गया। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसको यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। एंड वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर है कि जब हमें वाइस प्रेसिडेंट
या फिर स्पीकर का रिमूवल करना होता है, उनको उनके पद से हटाना होता है, तो हम इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ हटाते हैं। उपराष्ट्रपति साहब को जब हटाना होता है तो राज्यसभा इसी मेजोरिटी के साथ, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ बिल को पास करती है। उसके बाद फिर लोकसभा उसको रेटिफाई करती है, फिर उनको उनके पद से हटाया जाता है। तो जो इफेक्टिव मेजोरिटी है ये उपराष्ट्रपति साहब के रिमूवल प्रोसेस में काम आता है। तो एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल का मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 50% से ज़्यादा वोट्स चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब टोटल स्ट्रेंथ से 50% ज़्यादा होना चाहिए। एंड हमारा जो इफेक्टिव है ये कहता है कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ उस टाइम पे जितनी भी है उस हाउस की, उस हिसाब से हमें उसको कंसिडर करना है। एंड उससे ज़्यादा हमें मतलब 50% ज़्यादा उसके वोट्स चाहिए होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों चीज़ें समझ आई होंगी। अब चलिए समझते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। एंड ये स्पेशल मेजॉरिटी में भी कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि ये भी 3-4 टाइप्स की होती हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, स्पेशल मेजॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हमें कुछ इंपॉर्टेंट कानून्स को बनाना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज को पास करवाना होता है पार्लियामेंट से, तो हम इसका यूज़ करते हैं। पहले लिख लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। जो स्पेशल मेजॉरिटी है इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये है, इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं और हमें दोनों को फुलफिल करना होता है, तभी जाके वो स्पेशल मेजॉरिटी बनती है। इसलिए इसे एक स्पेशल कैटेगरी कहा जाता है। देखिए, पहली कंडीशन है कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैं P&V लिख रहा हूँ, इसका मतलब है प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि जो भी आपको कानून पास करवाना है, मान लीजिए वापस से इस हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है, 100 लेते हैं, ठीक है, या इस बार इसको, हाँ चलिए 100 ही रहने दीजिए। तो 100 स्ट्रेंथ है। अब प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस दिन जब ये कानून पास करवा रहे थे हम लोग पार्लियामेंट से, तो उस दिन कितने लोग आए थे, 75 लोग आए थे। एंड जो बाकी 25 हैं ये एब्सेंट थे, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी कहता है कि पहली कंडीशन तो आपको क्या फुलफिल करनी है कि जितने लोग आए हैं उसके 2/3 वोट आपको पास करवाने हैं, उसके 2/3 वोट आपके पास आने चाहिए। यानी अगर कितने लोग प्रेजेंट है, 75 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो कितना हो रहा है, 50 वोट्स। यानी 75 में से अगर 50 लोग आपके फेवर में हैं तो आप बिल को पास करवा सकते हैं। बट अभी ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, ये तो इसकी सिर्फ पहली कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें एक दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि आपको 50% से ज़्यादा वोट्स चाहिए होंगे टोटल स्ट्रेंथ के। टोटल क्या है यहाँ पे, 100, ठीक है। यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन कहती है कि हमें प्रेजेंट से मतलब नहीं है, हमें कितनी उस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसको देखना है और उससे ज़्यादा वोट्स चाहिए। तो कितना हो गया, 50% अगर इसका निकालें तो यहाँ पे हमें 51 वोट्स चाहिए होंगे। आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, 51 भी पूरा होना चाहिए और ये 50 भी पूरा होना चाहिए। अगर आप इसको चेंज कर देंगे, मान लीजिए उस दिन 60 MPs आए हैं, ठीक है, 40 छुट्टी में, तो यहाँ पर तो आप वापस से 2/3 किसका निकाल दोगे, 60 का निकाल दोगे, क्योंकि 60 लोग प्रेजेंट हैं। तो इसको अगर आप वो करोगे, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, 40 आ गया। यानी 40 वोट अगर आपके फेवर में है तो आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। बट दूसरी कंडीशन के लिए आपको फिर से यही करना पड़ेगा कि टोटल स्ट्रेंथ का आपको 50% से ज़्यादा वोट्स लेने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली कंडीशन समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, ये जो ये स्पेशल प्रोविज़न है ये हमें हमारे आर्टिकल 368 में दे रखा है। आर्टिकल 368 कहता है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बिल्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट कानून बनाने हैं तो आपको इस मेजॉरिटी का यूज़ करना पड़ता है, जिसे कहा जाता है स्पेशल मेजॉरिटी, जिसकी 2 कंडीशन है। पहला है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, दूसरा है 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ये हो गई दो इंपॉर्टेंट कंडीशन। आर्टिकल 368 एक और चीज़ कहता है, देखिए, अगर आपको फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है, हमारे DPSP को अमेंड करना है, तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। यही दोनों कंडीशन फुलफिल करनी होती है। बट आर्टिकल 368 एक कहानी और बताता है। ये कहता है कि अगर आप लोगों को फेडरल स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी करनी है, मतलब कि कुछ ऐसे कानून लाने हैं जिससे कि केंद्र और राज्य के बीच में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ छेड़खानी अगर आपको स्टेट और सेंटर के रिलेशन के साथ करना है, तो आपको एक और स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है, ये दोनों कंडीशन तो चाहिए होंगी, मतलब 2/3 प्रेजेंट वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप वाला वोट जो है,
प्लस एक कंडीशन उसमें ऐड, और उसमें एक और कंडीशन ऐड कर दी। वो तीसरी कंडीशन होती है कि जब भी आपको कोई फेडरल स्ट्रक्चर छेड़ना है तो आपको स्टेट्स की परमिशन भी चाहिए होगी, क्योंकि आप स्टेट्स के साथ छेड़खानी करने की सोच रहे हैं। तो स्टेट्स की परमिशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें से 50% स्टेट्स की आपको परमिशन चाहिए होगी, एंड जो स्टेट्स परमिशन दे रहे हैं उनको अपने हाउस से पास करवाना पड़ेगा वो परमिशन। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री ने बोला तो वो परमिशन मान ली जाएगी। जो भी स्टेट परमिशन देगा वहां की विधानसभा इस रेजोल्यूशन को पास करेगी बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी वही प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले तरीके से वो लोग पास करते हैं। मैं लिख भी देता हूं, स्टेट्स कैसे पास करेंगे, सिंपल मेजोरिटी के साथ। और जैसे ही 50% स्टेट्स अपनी परमिशन दे देंगे तो तब जाके आप ऐसे कानून बना सकते हैं जो हमारे फेडरल प्रोविजंस के साथ छेड़खानी कर सकें। फॉर एग्जांपल, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, तब आपको किसकी परमिशन चाहिए, आपको स्टेट्स की परमिशन भी चाहिए। तो ये दोनों जो हैं ये आर्टिकल 368 में दे रखे हैं। पहला है सिर्फ यहीं तक, और जो दूसरी स्पेशल मेजोरिटी है उसमें ये थर्ड प्रोविजन ऐड कर देते हैं, स्टेट की मर्जी वाला। अब दोस्तों दो स्पेशल प्रोविजन और हैं, चलिए उसको भी एक बार समझ लेते हैं। एंड इसमें फेडरल वाले में आप 7 शेड्यूल को अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो भी आपको उनकी परमिशन चाहिए होगी। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल मेरे ख्याल से जीएसटी है। जीएसटी दोस्तों जब लागू किया गया था तो स्टेट्स की परमिशन चाहिए थी, उस टाइम पे स्टेट से परमिशन ली गई थी, क्योंकि वो ऐसा प्रोविजन है जो सिर्फ यूनियन को नहीं, स्टेट्स को भी एक तरह से स्टेट लेवल पे भी वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती है, इसलिए स्टेट की परमिशन वहाँ पे ज़रूरी हो गई थी। अब इसमें एक और देखिए, स्पेशल मेजोरिटी जब भी है 90% वही है जो मैंने आपको बताया है, 2/3 टोटल मेंबरशिप और 2/3 प्रेजेंट वोटिंग एंड 50% टोटल मेंबरशिप। अब दो और भी ऐसे स्पेशल मेजोरिटी हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट ये बस 2 कंडीशन में अप्लाई होता है। पहला है राष्ट्रपति साहब को जब उनके पद से हटाना हो, मतलब आर्टिकल 61, पहले इसी को समझ लेते हैं। एंड दूसरा होता है आर्टिकल 249, एक है 61, दूसरा है आर्टिकल 249। इसको मैं अभी आपको समझाता हूं, पहले हम समझते हैं आर्टिकल 61 को। आर्टिकल 61 कहता है कि अगर आपको राष्ट्रपति साहब को उनके पद से हटाना है तो आपको 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप की परमिशन चाहिए होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द है टोटल, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, यानी अगर हमारे हाउस की स्ट्रेंथ 100 है तो आपको कितनी चाहिए, 2/3 ऑफ 100 परमिशन चाहिए। अगर इतने सांसद आपको परमिशन देंगे तभी आप राष्ट्रपति साहब को उनके पद से हटा सकते हैं। और यही है हमारा स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। ये चीज़ याद रखना आप लोग कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो आर्टिकल 61 में है उसके हिसाब से स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 249 को समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दे रखी है, मतलब 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आप लोग इसको जानते भी होंगे इन तीनों चीज़ों को। यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उस पर कानून हमारा पार्लियामेंट बनाता है, यानी यूनियन लेवल पे जो हमारा संसद भवन है वो बनाता है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर कानून स्टेट की विधानसभा बनाती है। और कॉन्करेंट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और यूनियन भी। अब क्या होता है कि आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा के पास एक पावर है। वो पावर क्या है, चलिए समझते हैं। राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो हमारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर, ये वो होता है राज्यसभा। राज्यसभा को अगर लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, मतलब कोई ऐसा काम जिससे कि हमारे भारत देश को एक तरह से भारत देश के इंटरेस्ट में, मतलब हमारे देश का इसमें भला ही होगा अगर ऐसा काम होगा। वो काम क्या है कि अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो किसमें है, स्टेट लिस्ट के अंदर है। अब उस हिसाब से क्या होता है कि स्टेट लिस्ट में है तो सिर्फ स्टेट की विधानसभा कानून बनाएगी। बट अगर राज्यसभा को लगता है कि ये जो स्टेट लिस्ट के अंदर टॉपिक है इस पे कानून यूनियन को बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए,
पार्लियामेंट को बनाना चाहिए तो राज्यसभा परमिशन दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे स्टेट का। स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है पार्लियामेंट में? राज्यसभा। तो अगर राज्यसभा को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में, यानी हमारे देश का इसमें अगर भला हो रहा है, तो स्टेट लिस्ट में कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम परमिशन दे सकते हैं यूनियन को, फिर यूनियन स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। बट इसके लिए राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और वो स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये क्वेश्चन शायद से यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है एक बार, तो एक बार आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। राज्यसभा को अगर लगता है कि पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए जो स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, तो वो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ परमिशन दे सकते हैं अगर उनको लगता है ये नेशनल इंटरेस्ट में है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे डिफरेंस अच्छे से समझ आए होंगे कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, देन हमारा स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।